गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का जेड इंग्लिश क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज जो है हम क्लास 10th के एनुअल एग्जाम के जो पिछले 4 साल के पेपर थे उसमें से हम 2024 का पेपर जो है आज सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये 2024 का पेपर ही क्यों कर रहे हैं, 2022, 23 और 25 का क्यों नहीं? तो इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अभी जो 12th क्लास का 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है या जो ग्रामर वाला पोर्शन है मैक्सिमम, यानी अनसीन पेजेस हो गया या फिर नोट मेकिंग हो गया या ग्रामर का जो पोर्शन है वो 2024 के पेपर में से पूछा गया है। और इसलिए मैं 2024 का पेपर जो है पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो है अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और आप जो है आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो 2024 का देखिए, 2024 का मेन एग्जाम का पेपर है इंग्लिश का। इसका पहला क्वेश्चन हम जो है देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन ए में दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको क्या करना है, इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको हमें जो है इसी में से ढूंढकर जो है बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज दिस डे, यानी अगर हम अभी के समय की अगर हम बात करें तो जो अल्टीमेट चैलेंज है वो क्या है। अल्टीमेट चैलेंज का मतलब होता है सबसे बड़ा या सबसे बड़ी जो चुनौती है हमारे सामने वो क्या है। ठीक है, द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम, यानी सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि अपने दिमाग को शांत करना। अभी का जो वातावरण है कुछ इस तरीके का है कि हम जो है बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, है ना। और जिसकी वजह से कई कई प्रकार की बीमारियों में हम जकड़े हुए हैं, है ना। हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियां नहीं है। कहीं ना कहीं हम जो है इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, हमारे माइंड को शांत करना। एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन। और अगर इसका सबसे बड़ा अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो क्या है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब ध्यान। अगर आप हर दिन ध्यान करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं सताएंगी, आपका माइंड हमेशा कूल रहेगा। ठीक है, फॉर ए स्टूडेंट यानी एक छात्र के लिए there can't be a more powerful techniques to improve long term performance in study than meditation। तो बिना मेडिटेशन के किसी भी छात्र के लिए ये संभव नहीं है कि वह अपनी पावरफुल स्किल को जो है या जो भी उसमें दक्षताएं है उसको इंप्रूव कर सके। अगर वो मेडिटेशन करता है हर दिन तो उसकी जो क्षमताएं है उसमें निखार होगा, उसको इंप्रूव कर पाएगा। ठीक है, काम माइंड यानी अगर शांत दिमाग है तो बेटर रिटेंशन, बेटर हेल्थ, focus and concentration are the obvious benefits। यानी जो शांत दिमाग होता है इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं? बेटर रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है याददाश्त, यानी आपकी याददाश्त बेहतर बनती है। बेटर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। फोकस यानी आपका ध्यान केंद्रण या जो ध्यान होता है बिल्कुल सटीक रहता है। एंड कंसंट्रेशन यानी कि आप इस पर बहुत जल्दी से मतलब एकाग्र हो सकते हो। आर द ऑब्वियस बेनिफिट्स व्हेन यू प्रैक्टिस मेडिटेशन। यदि आप जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, यू हैव अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आप में जो है मतलब सोचने समझने की क्षमताओं में विकास होता है और आपका मन हमेशा खुश रहता है। और स्पिरिचुअल मतलब कि आप जो है आध्यात्म की ओर बढ़ते हो, आध्यात्म में आपकी ग्रोथ होती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। जो मेडिटेशन उसके कई प्रकार हैं। ठीक है, द सिंपलेस्ट इज ऑफ कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। तो सबसे सही तरीका इसका क्या है कि अगर आप अपने ब्रीथिंग पर मतलब सांसों पर नियंत्रण करते हैं, सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप बहुत आसानी से जो है या बहुत ही सरलता से जो है आप मेडिटेशन में अपना ध्यान लगा पाओगे। तो सबसे मेन चीज क्या है कि आपको आपकी सांसों पर जो है ना, यानी आप जो ब्रीथिंग कर रहे हो उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, सेटल डाउन इन अ कूल प्लेस एंड हैज डिम लाइट एंड रिलेटिवली क्वाइट। तो आपको क्या करना है, कोई ऐसे स्थान पर बैठ जाना है जहां पर बिल्कुल शांति हो, ठीक है, और डिम लाइट हो। देन उसके बाद ठंडे प्लेस में मतलब यानी शांति वाले स्थान में आपको बैठ जाना है आंखें बंद करके। और आपको क्या करना है, ऑल यू नीड टू डू इज टू कीप फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। और आपको क्या करना है कि आपकी ब्रीथिंग पर, आपकी सांसों पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। आप किस तरीके से सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, इफ यू डू इट एवरी डे यू विल फील इट्स मैजिक इफेक्ट्स। यदि आप इसे हर दिन करते हैं, प्रतिदिवस करते हो, तो आप इसके जो मैजिक इफेक्ट्स है ना, जादुई जो प्रभाव है, उनको आप महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे।
तो देखिए यहां पर हमें जो है मेडिटेशन के बारे में पूछा गया, और आपको मैं बता दूं यही क्वेश्चन कल जो एक एग्जाम हुआ 12th क्लास का, तो उसमें जो है यही क्वेश्चन जो है नोट मेकिंग में पूछा गया। ठीक है, तो इसलिए 2024 का क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द अल्टीमेट चैलेंज दिस डे इज टू, तो इन दिनों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हमारा जो माइंड है उसे शांत करना। यही बताया था, यू मेक योर माइंड काम। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मेक योर माइंड काम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट्स। मेडिटेशन क्या करती है? मदद करती है, किसी छात्र को मदद करती है। किस चीजों में मदद करती है? टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, यानी उसको लंबे समय तक अध्ययन करने में उसकी क्या करता है? मदद करती है। ये भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, सबसे सही तरीका क्या है मेडिटेशन करने का? सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आपको मैंने बताया था आपको क्या करना है? ब्रीथिंग पर फोकस करना है ना। तो देखिए फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। तो अगर आप किसी भी पैराग्राफ को या किसी पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में बैठोगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहले, उसके बाद ही आप जो है क्वेश्चन के आंसर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड मेडिटेशन इज, अब मेडिटेशन क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या नाउन है? तो देखिए यहां पर जो मेडिटेशन है ये क्या है? एक नाम है, याद रखिए। किस चीज का नाम है? ध्यान का नाम। अगर आप ध्यान करते हो उसे क्या कहते हैं? मेडिटेशन। तो जब भी हम किसी के नाम की बात करते हैं तो ये नाउन बन जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो ये क्या है? एक नाउन है। मेडिटेशन क्या है? नाउन है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। तो किसी चीज को याद रखने की क्षमता, ठीक है ना। एन एबिलिटी मतलब कि आपकी जो क्षमता है किसी चीज की, टू कीप समथिंग इन माइंड, यानी अपने माइंड में, यानी किसी चीज को याद रखने की क्षमता क्या कहलाती है? याददाश्त। किसी चीज को याद रखने की क्षमता क्या है? याददाश्त। अब याददाश्त को मैंने आपको बताया था रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? याददाश्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, ये भी जो है 5 मार्क्स का है, और हमने जो क्वेश्चन अभी किए थे वो भी 5 मार्क्स के थे। तो यहाँ पर फिर से आपको जो यहाँ पर अनसीन पेजेस दिया हुआ है, 2 अनसीन पेजेस आए थे और एक जो है आपका नोट मेकिंग का क्वेश्चन आया था। तो 15 मार्क्स के तो यही क्वेश्चन है, तो इसको हम पढ़ते हैं और इसी में सब आंसर रहेंगे, ध्यान से पढ़िए बस। ठीक है, देखिए, इफ इंडिया वांट्स टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, यदि भारत जो है एक विकसित देश बनना चाहता है, इट मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन फीमेल एजुकेशन, तो इसे जो है महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यदि हम अपने देश को एक विकसित या विकासशील देश बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमारे जो भी हमारे देश की महिला है इनको शिक्षित करना होगा। अब इसके पीछे क्या कारण है, इससे क्या फायदे हैं, उसको देखते हैं आगे। द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब सेज, जो पुरानी जो अफ्रीकन कहावतें हैं क्या है कि इफ यू एजुकेट अ मेन, यदि आप किसी व्यक्ति को या किसी पुरुष को आप एजुकेट करते हो, शिक्षित करते हो, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, तो आप एक व्यक्ति विशेष को, ठीक है ना। यदि आप क्या करते हो, आप किसी व्यक्ति को एजुकेट करते हो तो आप जो है किसी एक व्यक्ति विशेष को ही एजुकेट कर रहे हो। बट इफ यू एजुकेट अ वुमन, लेकिन अगर आप किसी महिला को एजुकेट करते हो, महिला को शिक्षित करते हो, यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली और एंटायर नेशन, तो आप जो है एक पूरे के पूरे परिवार को या पूरे राष्ट्र को आप जो है शिक्षित करते हो। क्योंकि महिलाएं जो होती है, जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, तो माँ ही उसकी सबसे पहली गुरु होती है। तो यदि माँ पढ़ी लिखी रहेंगी तो बच्चे को अच्छे संस्कार दे पाएंगे, अच्छा शिक्षण दे पाएंगे। देखिए अगला, द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक फीमेल infanticide, dowry, female suicide, domestic violence, malnutrition, child marriage, etc. will be vanished if women are educated. तो जो हमारे देश की जो कुरीतियां है, वो कुरीतियां कौन कौन सी है? जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या, जिस पर अब जो है कानून बन चुका है और इस पर सजाएं भी है ना। तो कन्या भ्रूण हत्या, डोरी मतलब होता है क्या? दहेज प्रथा, ठीक है। फीमेल सुसाइड, महिला आत्महत्या, अलग अलग तरीके से महिलाएं आत्महत्या करती है, कोई जलकर, कोई फांसी लगकर, कोई जहर खाकर, यानी जब घरेलू हिंसाएं होती है तो परेशान होकर जो है आत्महत्या करती है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण की शिकार हो जाती है, ठीक है।
चाइल्ड मैरिज एक्ट ईटीसी, यानी कि जो बाल विवाह है, तो ये सारे प्रकार की जो कुरीतियां हैं, इन पर जो है इनकी जो मेन रूट है, यानी रूट कॉज है, इसका जो मूल इसके जो कारण है, इन पर हम जो है इसको पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। किस तरीके से? अगर हम महिलाओं को एजुकेट करेंगे तो इसे पूरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया? देखिए नेक्स्ट लाइन है, एजुकेशन प्रोवाइड्स एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू फुलफिल सर्टेन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फंक्शंस एंड इंप्रूव वुमेन्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो महिलाओं का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, सामाजिक आर्थिक जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसमें सुधार लाया जा सकता है। किस तरीके से? अगर उनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी जो उनमें जो योग्यता है, उनका विकास किया जा सके और उन्हें इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, पॉलिटिकली, राजनीतिक तरीके से, और कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक रूप से अगर उनका विकास किया जाए, उनके स्तर को सुधारा जाए, तो हम जो है उनके सामाजिक आर्थिक स्टेटस को या उसके स्थिति को सुधार सकते हैं। इट ब्रिंग्स रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, और ये जो है ये क्या करता है कि जो असमानताओं के जो भाव है इनको समाप्त करता है। अगर हम इस तरीके से उनका एजुकेशन करवाते हैं, उनको कंधे से कंधा लेकर चलते हैं, तो फिर हमारे बीच में जो कुरीतियां है ना, जो इनइक्वालिटी है कि मेल फीमेल में जो असमानता है हम करते हैं, उन सबको खत्म किया जा सकता है। ठीक है। इफ यू वांट टू अप्लाइड द सोसाइटी, यदि हम सोसाइटी यानी समाज का उत्थान करना चाहते हैं, अप्लाइड मतलब तो उत्थान करना, यदि हम समाज का उत्थान करना चाहते हैं, वी शुड improve the life standard of our women, and for this education is a weapon। तो अगर हम समाज का उत्थान करना चाहते हैं तो हमें जो है अपनी महिलाओं का लाइफ स्टैंडर्ड, यानी उनकी जो जीवन शैली है या जीवन परिस्थिति, उनमें सुधार लाना होगा। और इसका सबसे बड़ा जो वेपन है, वेपन का मतलब होता है हथियार, सबसे बड़ा हथियार क्या है? एजुकेशन। तो अगर हम महिलाओं के एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करें, ध्यान दें, तो हम जो है उनके जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, और हमारे देश को विकास होने से फिर कोई भी रोक नहीं सकता। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द एबो पैसेज इज मेनली अबाउट, अब ये जो पैसेज दिया हुआ मुख्य रूप से किसके बारे में बात कर रहा है? तो किस बारे में बात कर रहा है? वुमेन एजुकेशन के बारे में हमने भी पढ़ा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब, इफ यू एजुकेट अ मैन यू, तो जो पुरानी जो अफ्रीकन जो कहावतें हैं, इनके अनुसार इफ यू एजुकेट अ मैन, अगर हम किसी पुरुष को हम जब एजुकेट करते हैं, तो इससे क्या करते हैं हम? इससे हम जो है एजुकेट एन इंडिविजुअल, हम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति विशेष को ही एजुकेट कर पाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन, हम जो है एजुकेशन को वेपन के रूप में यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन्स, यानी महिलाओं के जो जीवन स्तर को जो है सुधार कर। ठीक है ना, यानी किस चीज के लिए? महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो है हम वेपन्स के रूप में एजुकेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज, यानी पैसों की मांग करना या फिर किसी चीज की मांग करना बिफोर एंड ड्यूरिंग द मैरिज, यानी शादी से पहले या शादी के समय पैसों की मांग करना या किसी विशेष चीजों की मांग करना, क्या कहलाता है? दहेज प्रथा। हम अगर पैसा मांग रहे हैं तो दहेज ही तो है। शादी से पहले या शादी के दिन जो है या शादी के समय जो हम अगर किसी चीजों की मांग करते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मोटर्स चाहिए, साइकिल चाहिए, है ना, कार चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये सब क्या है? ये सब दहेज प्रथा है। तो जो वर्ड आया है इसके लिए वो क्या आया है? डोरी। डोरी का मतलब होता है दहेज। ठीक है। अब देखिए वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन क्या है? हेल्प अ नेशन बिकम फुली डेवलप्ड, तो ये हमारे राष्ट्र को जो है पूर्ण रूप से डेवलप करने में मदद कर सकता है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी में, ब्रिंग डाउन द रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी, और ये क्या कर सकता है कि जो असमानता है उसके रेशियो को कम कर सकता है। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि भाई जब महिला एजुकेट होंगी तो फिर महिला और पुरुष में जो भेदभाव लोग करते हैं वो सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उनका रेशियो कम हो जाएगा। तो देखिए दो ऑप्शन आ गए। अब दोनों ऑप्शन कैसे है? दोनों ही ऑप्शन कैसे है? सही है। तो ऐसी कंडीशन में हम तीसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं, हेल्प द सोसाइटी इन द अपलाइटमेंट ऑफ आवर पीपल,
और हमारे जो समाज के जो लोग हैं उनके उत्थान में भी क्या कर सकता है, ये मदद कर सकता है। तो लगभग सारे के सारे ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, ए, बी और सी सभी ऑप्शन। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और एक एक चीज मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। ठीक है, आप मेहनत करिए, बहुत अच्छा आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो सेशन के एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहें। और हाँ, अभी तक जिन या जो भी लोग नए मेरे चैनल पर आए हैं, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ऑल बटन पर क्लिक कर लेना, ताकि मेरे आने वाले जो नोटिफिकेशन रहेंगे वो आप सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगे। और आप जो है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो सेक्शन बी था वो राइटिंग स्किल वाला है, तो राइटिंग स्किल में जो है नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन आता है, और सबसे पहले आपको नोट मेकिंग का ही दिया है। देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ठीक है, आपको पैसेज को पढ़ना है और फिर नीचे आंसर कुछ क्वेश्चन दिए, सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, गिव अ सुटेबल टाइटल, मेक नोट्स ऑन इट, और नोट बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया है, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। यहां पर जो है कुछ सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का मतलब क्या होता है, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के कुछ जो है फायदे बताए गए हैं, बेनिफिट्स बताए गए, कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। अगर हम सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं तो हम अपने वातावरण को कैसा करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी प्रकार से पॉल्यूशन नहीं करता, पॉल्यूशन फ्री है ना। तो देखिए, सोलर पैनल डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ये जो सोलर पैनल होता है, ये किसी भी तरीके से हार्मफुल जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इन गैसों को है वो रिलीज नहीं करता, इमिट नहीं करता। तो इसीलिए जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, सोलर पैनल रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। तो जो सोलर पैनल होता है, इसमें किसी प्रकार के मूविंग पार्ट्स नहीं है, यानी एक जगह इसको हम जो है स्टेबल कर सकते हैं और एक जगह ये स्थायी रूप से रहता है। तो इसीलिए जो है इसको मेंटेन करना है, इसका जो मेंटेनेंस होता है बड़ा लो होता है, लो मेंटेनेंस जो है ये सोलर पैनल का यूज जो है बहुत लो मेंटेनेंस है। ठीक है, दे आर इजी टू इंस्टॉल, और इनको जो है आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, देयर एफिशिएंसी रिमेन्ड कांस्टेंट ओवर द ईयर्स, और इनकी जो दक्षता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, रिमेन्ड कांस्टेंट ओवर द ईयर्स, यानी कई सालों तक जो है कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, मतलब कि इनका उपयोग हम कई सालों तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और बाद में रिजल्ट कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहता है। इसकी जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, ये बहुत लंबे समय तक स्थायी रूप से बनी रहती है। Our government offers several benefits like subsidies, tax benefits and other incentives to those people who install solar panels। और हमारी जो सरकार है, उन सारे लोगों को, जो लोग सोलर पैनल को लगाते हैं, उन्हें जो है अलग अलग तरह से प्रोत्साहन देती है। ठीक है, सब्सिडी देती है और उनको टैक्स फ्री कर देती है, यानी छूट देती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है अवेलेबल करा रही है। One another benefits is that the solar energy system can be used in the remote areas also। यानी सबसे बड़ा और एक सबसे अच्छा उपयोग यह है कि जो सोलर पैनल का जो यूज है या सोलर सिस्टम का जो यूज है, हम रिमोट एरियाज में भी कर सकते हैं। रिमोट एरियाज का मतलब होता है दूर दराज के जो क्षेत्र है, जहां पर मतलब सारी सुख सुविधाएं नहीं होती है, ऐसे स्थानों में भी, अगर मान लीजिए कि बिजली नहीं है, तो बिजली के स्थानों में भी हम जो है सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स exhaustible supply and the potential to reduce our power bills। क्योंकि ये क्या करते हैं कि मतलब असीमित जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, पोटेंशियल टू रिड्यूस आवर पावर बिल्स, और जो बिल आते हैं, बिजली बिल आते हैं, इनको भी क्या किया जा सकता है, कम, मतलब इसका जो बिजली बिल जो होता है बहुत कम आता है, ज्यादा बिल नहीं आते हैं, तो जो है बड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और ये जो है
रिन्यूएबल जितने भी सोर्सेस हैं उनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब आकर्षक हो सकता है, यानी हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद करना, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस है, यानी ऐसे सोर्सेस, रिन्यूएबल का आपने पढ़ा होगा, रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसे सोर्सेस जिनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, पुनः उनका यूज कर सकते हैं, रीयूज हो जाता है, नवीनीकरण स्रोत जिसे कहते हैं, है ना। तो इनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी सोर्सेस हैं उनमें ये सबसे ज्यादा कैसा है, अट्रैक्टिव है। कैसा है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, यानी इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर हमें समझ में आ चुका है कि जो सारा का सारा जो पैसेज है वो किस बारे में बात कर रहा है, सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, या उसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई सोलर, अगर आप सोलर एनर्जी का यूज करते हो, सोलर पैनल लगाते हो, तो उससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बिजली बिल कम आएगा, है ना, दूर दराज के जो एरियाज है, रिमोट एरियाज है, वहां पर भी आप आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी बात कि आप जो है इसे मूविंग पार्ट्स नहीं रहते हैं, तो जो है इसका मेंटेनेंस बड़ा लो है, तो बड़े मतलब इजीली मतलब जो है आप इसको लगा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हो। तो क्लियर हो चुका होगा कि हमें किस बारे में बात की जा रही है, सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स के बारे में। तो हमारा जो टाइटल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गिवन सुटेबल टाइटल है, तो हमारा टाइटल क्या हो जाएगा, ऑफ सिस्टम, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ये भी आप इसका टाइटल दे सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप दे सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोलर सिस्टम, यानी इसके क्या एडवांटेजेस है। क्लियर हो रहा होगा। तो दो चीजें आपको जो सही लगता है, बेनिफिट लगता है या एडवांटेजेस लगता है, ठीक है, एडवांटेजेस। अब देखिए ऑन इट, तो आपको इस पर नोट मेकिंग करना है। तो जो नोट मेकिंग, अब इस तरीके से जो है आप उसके नोट्स बना लेंगे। सबसे पहले गुड फॉर एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के लिए कैसा है, अच्छा है। तो नो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, डजंट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, ये पहला आप हेडिंग दे दोगे, उसके सब हेडिंग्स रहेंगे। मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन, इसका मेंटेनेंस या जो इंस्टॉलेशन है इसको लगाना, तो वेरी लिटिल मेंटेनेंस है, बहुत कम मेंटेनेंस, नो मूविंग पार्ट्स है, इसके कोई भी पार्ट मूविंग नहीं करते हैं, इजी टू इंस्टॉल है, और एफिशिएंसी कांस्टेंट ओवर इयर्स, इसकी जो एफिशिएंसी हो लंबे समय मतलब लंबे समय तक कैसी कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला था इसी में फाइनेंशियल एंड सोशिएटल। तो फाइनेंशियल कैसा है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, यानी सब्सिडी, टैक्स और इंसेंटिव्स है, गवर्नमेंट हमको देती है। यूजेबल इन रिमोट एरियाज, रिमोट एरियाज में भी इसको यूज कर सकते हैं। रिड्यूस पावर बिल्स, बिल बहुत कम आता है। इन एग्जॉस्टेबल सप्लाई है इसमें, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स जो है हमने उसी में से निकाले थे, जो आपका पैसेज आया था उसी में से। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो है क्वेश्चन के आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता रहा था, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया था 3 दिन की छुट्टी के लिए, क्योंकि आप अपने भाई की शादी में जाना चाहते हो। तो देखिए मैंने ये एप्लीकेशन आपके लिए राइट की है, देख लीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन करेंगे। सैल्यूटेशन का मतलब है टू द प्रिंसिपल। अब स्कूल का नाम हमें दिया था गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, ठीक है। इस तरीके से तो आपको एप्लीकेशन लिखना ही है। सब्जेक्ट हमें किस चीज के लिए देना है, एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव्स, 3 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। रिस्पेक्टेड सर, सर मैडम, आई एम जय। अब अगर आप बॉय है तो जय लिखेंगे और गर्ल है तो जया लिखेंगे, ठीक है ना। तो आई एम जय, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A of your school. I want to say that my elder brother's marriage is going to be held at my home. यानी मेरे घर जो है मेरे बड़े भाई की शादी है। Therefore I cannot attend school for 3 days. इसलिए मैं 3 दिनों तक जो है स्कूल अटेंड नहीं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। Kindly grant me leave for 3 days. I shall be thankful to you. तो प्लीज कृपया करके मुझे 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करें, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ठीक है। और यहाँ पर जो है थैंकिंग यू और योर क्वेश्चन 4 का अब हम और वाला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सोनू कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। मेंशन योरसेल्फ एज वैदिक रेसिडेंट एट 723 संस्कृति पार्क महू। तो आप जो है अब अपने आप को मेंशन कीजिए कि आपका नाम क्या है, वैदिक है, और आप कहाँ रहते हो।
723 संस्कृति पार्क महू में रहते हो, तो आपको क्या करना है, अपने एक फ्रेंड जिसका नाम है सोनू, क्या नाम है, सोनू है, और इसे जो है आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि आपने जो है जो हाई स्कूल एग्जामिनेशन था उसमें बहुत ही ब्रिलियंट सक्सेस पाई है, इसके लिए हम कॉन्ग्रेचुलेट करें। तो देखिए इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है आप लोगों के लिए, आप उसको याद कर लीजिएगा, आप समझ लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका जो भी रेसिडेंस है आप अपना रेसिडेंस डालोगे 723 संस्कृति पार्क, और यहाँ महू लिखा था, मैंने उज्जैन लिख दिया, महू लिखना है आपको जो क्वेश्चन में आया है, ठीक है। डेट डालना है तो डेट आप जो एग्जाम डेट रहेगी वही डाल दीजिएगा। डियर सोनू, आई होप यू आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस। तो मैं यहाँ जो है बहुत खुश हूँ और स्वस्थ हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मैंने ये सुना कि आपको जो है हाई स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत ही ब्रिलियंट सक्सेस मिली है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। यू हैव secured very good marks and made your parents proud, और आपने जो है बहुत अच्छे मार्क्स लिए जिस और आपके पेरेंट्स को जो है बहुत ज्यादा आप पर गर्व है, ठीक है। Your hard work and dedication have brought this success, आपके कठिन मेहनत, कड़ी परिश्रम है ना, और डेडिकेशन से ही आपको सफलता मिली। I always knew that you would achieve great success, और मुझे बिल्कुल यकीन था कि आपको जो है बहुत बड़ी सफलता मिलेगी इन योर लाइफ, और लाइफ में मिलेगी, ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें जो है अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। कीप वर्किंग हार्ड एंड एम हाई इन फ्यूचर आल्सो, और अपने भविष्य के लिए भी अच्छा जो है हाई आपने जो है एम रखना है, ठीक है, और अच्छी मेहनत करना है। प्लीज एक्सेप्ट माय हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और मेरी तरफ से अपने पिता को जो है प्रणाम करना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है लेटर बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इस तरीके से आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ दिस टॉपिक्स। आपको किसी एक टॉपिक पर जो है ऐसे तैयार करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज है, सेव वाटर है, माय हॉबीज है, द गेम आई लाइक मोस्ट, और साइंस इन डेली लाइफ। तो ऐसे आप लोगों ने तैयार किया होगा, ठीक है। तो आप जो है इसमें से किसी एक पर आपको जो है लगभग 150 वर्ड्स में जो है ऐसे बनाना है, ठीक है। इसके और में एक और क्वेश्चन दिया है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आप चाहें तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर, स्पेशली इस पर जो है 150 वर्ड्स में जो है एक पैराग्राफ बनाऊंगा। पैराग्राफ का मतलब होता है कि इसमें कोई आपका हेडिंग से, सब हेडिंग से नहीं रहती है, आप डायरेक्ट मतलब जो है पैराग्राफ बनाते हो। बट अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन और उनके जो भी इंपॉर्टेंस है, एडवांटेजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब चीजें आपको मेंशन करना पड़ता है। बट अगर पैराग्राफ लिखते हो तो आप सिंपल आप जो है उसमें पैराग्राफ बनाओगे 150 वर्ड। तो मैंने आपके लिए पैराग्राफ तैयार किया है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर, तो आप उसको देख लीजिए। देखिए ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर जो है पैराग्राफ तैयार किया है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके से जो है आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, they keep us healthy, active and fit. Playing games daily makes our body strong and improves our stamina. Sports also teach us discipline, teamwork and leadership. When we play with others, we learn cooperation and respect for each others. ठीक है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, किस तरीके से हम जो है चीजों को सीखते हैं, ये बताया गया है, ठीक है ना। Games refresh our mind and remove stress from studies. Students who play games regularly can concentrate better on their studies. Outdoor games like cricket, football, and hockey keep us physically fit, while indoor games like chess improve our thinking power. ठीक है। Sports also develop confidence and spirit of competitions in us.
they teach us how to face success and failure. A healthy mind lives in a healthy body, and games help us achieve this balance. Therefore, every student should take part in games and sports regularly to live a happy and healthy life. तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने जो है आपके लिए ये पैराग्राफ तैयार किया है गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा इसको लार्ज कर देता हूँ इस तरीके से। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने गेम्स एंड स्पोर्ट्स देख लिया। अब अगला क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम में कुछ चीजें मेंशन है और हमें क्या बोला गया, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। आपको क्या करना है, कुछ इनपुट्स दिए गए हैं और इन इनपुट्स के थ्रू जो है आपको एक पैराग्राफ रेडी करना है जो लगभग 75 वर्ड्स का होना चाहिए। अब वर्ड्स क्या क्या है देखिए, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों के ऊपर जो है आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। इनपुट्स क्या क्या है, गेट अप अर्ली, आपको जल्दी जागना है। ठीक है, डू सम एक्सरसाइज, आपको हर दिन क्या करना है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना है। हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, और आपको सुबह क्या करना चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो जाना चाहिए। रिस्पेक्ट टीचर्स एंड एल्डर्स, अपने से बड़े और शिक्षकों का, मुख्य रूप से शिक्षकों का जो है सम्मान करना चाहिए। मेंटेन क्लीननेस अराउंड यू, और अपने आसपास जो है साफ सफाई मेंटेन करना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो चीजें ये एक गुड हैबिट्स में आती है। तो इन सभी चीजों को आपको फॉलो करना है और इसके लिए आपको क्या करना है कि एक छोटा पैराग्राफ बनाना है जो लगभग 75 वर्ड्स का होना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। देखिए, बहुत छोटा पैराग्राफ है और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, लगभग 75 वर्ड्स का मतलब होता है आधा ही पेज होता है ना। तो आप समझ लीजिए, हेल्दी लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, यानी हेल्दी लाइफ जो होती है सभी के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें क्या करना चाहिए, हर दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट अपना कवर हो गया है, वेक अप अर्ली। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था, सबसे पहला पॉइंट क्या है, वेकअप अर्ली। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया, वी शुड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। एंड डू सम एक्सरसाइज डेली, और हमें क्या करना चाहिए, डू सम एक्सरसाइज। देखिए, सेकंड पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट, डू सम एक्सरसाइज डेली, और हमें हर दिन जो है थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहिए। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें जो है हेल्दी फूड्स खाना चाहिए, जैसे फल हो गए, हरी सब्जियां हो गई, इनको खाना चाहिए। ड्रिंकिंग इनफ वाटर कीप आवर बॉडी फिट, और पर्याप्त मात्रा में जो है आपको वाटर को पीना चाहिए, जल पीना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी जो है फिट रहे। ठीक है, वी शुड अवॉइड जंक फूड एंड बैड हैबिट्स, और हमें जो है जंक फूड्स है, जो फास्ट फूड हम जो यूज करते हैं, चिप्स वगैरह, इनको अवॉइड करना चाहिए और बैड हैबिट्स को छोड़ देना चाहिए। प्रॉपर स्लीप, हमें पूरी नींद लेना चाहिए। प्रॉपर स्लीप का मतलब पूरी नींद, यहाँ पर अपना थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। एंड क्लीननेस आल्सो कीप अस हेल्दी, और कैसा रखना चाहिए, हमारे आसपास का वातावरण क्लीन रखना चाहिए, जिससे हम जो है हमेशा कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये भी पॉइंट आ गया, फोर्थ पॉइंट। इफ यू फॉलो दिस गुड हैबिट्स, यदि आप इन अच्छी आदतों को फॉलो करते हो, वी कैन लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, तो हम जो है खुश और स्वस्थ लाइफ को जी सकते हैं। तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि हमने जो है सारे पॉइंट्स को यहाँ पर मेंटेन कर दिया है। ठीक है, हेल्दी फूड भी एक पॉइंट था, तो हेल्दी फूड आगे यहाँ पर बॉडी को पानी की मात्रा की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। इन सारी चीजें जो है एक अच्छी आदतों में शामिल है। और एक चीज छूट गई है इसमें, हमें अपने से बड़ों और टीचरों का सम्मान करना चाहिए। वो पॉइंट मैं ऐड नहीं कर पाया, तो आप इसको जो है ऐड कर देंगे कि हमें जो है अपने से बड़ों यानी एल्डर्स का और टीचर्स का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनके जो भी निर्देश होते हैं, उन सभी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन को मतलब बनाए रखना चाहिए और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ जीना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपने इंक्लूड कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसमें कुछ चीजें ऐड कर देना। ठीक है, हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है ग्रामर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रामर जो है सेक्शन सी में आई थी, आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, थोड़े बड़े कर देता हूं। हाँ देखिए, तो यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आपको कोई भी 5 जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन करना है और जो सही ऑप्शन लगता है उसे आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, मैक्सिमम वैसे 4 ऑप्शन आते हैं पर 3 ऑप्शन आए थे यहाँ पर। तो क्वेश्चन पहला है योर फादर इज सीरियसली इल। आपके पिता जो है सीरियसली कैसे है, इल है, बहुत ज्यादा मतलब बीमार है, ठीक है। यू डैश गो हो, आपको जो है तुरंत घर जाना चाहिए या अवश्य रूप से घर जाना चाहिए। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है जो डेफिनेट को दर्शाता है तो आप जो है क्या लगाओगे, मस्ट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, मस्ट। जब किसी डेफिनेट चीज को दर्शाते हैं कि डेफिनेटली आपको ये चीज करना ही चाहिए, हमें जो सड़क नियम होते हैं, जो रूल्स ऑफ रोड होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, हमें डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए, स्कूल में समय पर जाना चाहिए। तो जो चीजें मस्ट होती है, मैंडेटरी होती है, उन्हें करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि आपका पिता बहुत ज्यादा सीरियस है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है घर बिल्कुल जाना ही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर शुड का मतलब भी होता है चाहिए, बट यहाँ पर शुड मतलब होता है कि जब आप या तो करना चाहे या ना करना चाहे, हमने आपको सलाह दे दी, ऐसी कंडीशन में हम शुड यूज करते हैं। अब वो बंदा चाहे तो घर जा सकता है और नहीं तो फिर वही रहेगा, बट अगर मस्ट यूज कर रहे हैं मतलब उसे जाना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फादर इज अ डैश टीचर। मेरे पिता जो है वो शिक्षक है। कैसे शिक्षक है, तो यहाँ पर रिटायर है, रिटायरिंग है या रिटायर्ड है। तो याद रखिए रिटायर्ड है, क्योंकि हम अगर पास्ट की चीजों को बता रहे हैं कि मेरे पिता जो थे वो क्या है, एक शिक्षक थे। मेरे पिता जो है वो क्या है, वो एक रिटायर्ड शिक्षक है, यानी अभी भी वर्तमान में है, लेकिन उनकी वो क्या थे, पास्ट को बता रहे हैं कि वो शिक्षक थे बट अभी भी जीवित है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिटायर्ड का यूज करते हैं। माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, ठीक है, मेरे पिता जो है वो रिटायर्ड टीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ डैश टाइम इज लेफ्ट। अब कितना समय बचा है ना, हाउ डैश टाइम इज लेफ्ट, कितना समय। तो जब भी हम हाउ का यूज करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको यहां समझा देता हूं। देखिए ये जो होता है हाउ एक होता है मच और एक होता है हाउ मेनी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, हाउ मच और हाउ मेनी। तो इनका यूज कैसे किया जाता है, तो जो हाउ मच होता है जब भी अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन की बात की जा रही है, तो हम जो है हाउ मच का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, उंगलियों पर काउंट नहीं कर सकते, और इनको काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ना किसी यूनिट का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें सॉलिड चीजों को तौलना है, नापना है, तो हम क्या करते हैं कि किलोग्राम का यूज करते हैं। लिक्विड चीजों को नापना है, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, तो हम लीटर का यूज करते हैं। डिस्टेंस को नापना है तो हम जो है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है अनकाउंटेबल होती है, तो इनको काउंट करने के लिए हम यूनिट्स का यूज करते हैं। और हाउ मेनी का यूज कब करते हैं, जब आप किसी काउंटेबल चीजों के बारे में बात कर रहे हो। काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे आप उंगलियों पर गिन सकते हो, टेबल, कुर्सी, पेन, ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं। तो क्लियर हो रहा होगा। अब बात यहां पर आती है कि यहां हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब टाइम देखिए, टाइम क्या होता है, काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है। तो आप बोलोगे टाइम तो काउंटेबल है, नहीं, टाइम काउंटेबल नहीं है, टाइम अनकाउंटेबल थिंग है या अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम को हम काय में काउंट करते हैं, आवर्स में, मिनट में, सेकंड में, ये उसकी यूनिट्स है। ऐसा थोड़ी ना बोलते कि एक टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ, 3 टाइम हुआ, 4 टाइम हुआ। समझ में आ रहा है। तो टाइम जो है अनकाउंटेबल है, बट अगर वहां आवर्स आता तो फिर हम कहते हैं कि वो काउंटेबल है। आवर्स 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स होता है, उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, बट टाइम को नहीं कर सकते। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर हम क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मच का, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ही एक्सप्लेन व्हाट डैश ब्यूटीफुल फ्लावर। तो आपने
जब भी हम जो है कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल, समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हाट के साथ क्या आता है? अ आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो हो जाएगा एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखते हैं, सीता इज डैश देन एनी अदर गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पर देन वर्ड लगा हुआ है, तो सीता जो है वो दूसरी लड़कियों से क्या है? इंटेलिजेंट है। तो कभी भी इंटेलिजेंट, अगर उसके तीनों फॉर्म डिग्री देखते हैं तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। बट अब हम किसका यूज करें? मोर का करें, है ना, केवल इंटेलिजेंट का करें, मोर इंटेलिजेंट का करें या मोस्ट इंटेलिजेंट का करें? तो हम डिपेंड, वो किस पर डिपेंड करता है? जो आगे वर्ड आया है देन। तो देन हमेशा जो होता है ये कॉम्परेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? कॉम्परेटिव। ठीक है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में यूज करते हैं, इसलिए यहां पर क्या यूज किया होगा? मोर इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट। ठीक है, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल, यानी जो सीता है वो दूसरी सभी लड़कियों से सबसे ज्यादा क्या है? दूसरे सभी लड़कियों से इंटेलिजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश दिस बुक एस्टरडे। अब एस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी बात हो चुकी है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, यानी जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, मतलब सिंपल पास्ट का है। ठीक है ना, तो सिंपल पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। अब ध्यान दीजिए, रीड, रीडिंग, रीड्स, तो रीड्स में क्या लगा हुआ है? एस लगा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में चला गया क्योंकि डस छुपा हुआ है। रीडिंग ये भी प्रेजेंट टेंस का है, कंटिन्यूस टेंस को दर्शाता है। बट यहाँ पर रीड देखिए, ये जो रीड है ये, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म जो होता है रीड ही होती है, रीड रीड रीड, तो सेकंड फॉर्म भी क्या होगी? रीड ही आएगी। और आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो हमेशा केवल रीड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए पर्सन, ए वाला क्या हो जाएगा? रीड। रीड्स जो होता है ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है और हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स के साथ, जैसे ही, शी, इट, नाउन उनके साथ आता है, ऐसे है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म रीड है, इसलिए रीड जो है आई के साथ यूज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अब यहां पर देखिए, तुम फेल हो जाओगे। कब फेल हो जाओगे? जब तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो नहीं करोगे, बट यहां पर नहीं यानी नॉट तो कहीं आया ही नहीं है, बट एक वर्ड ऐसा आया है जिसका मतलब होता है नहीं। इसका मतलब क्या होता है? यदि नहीं। ठीक है, क्या होता है? यदि नहीं, याद रखना। अब देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो इसका मतलब होता है यदि नहीं, यानी ये क्या करता है? इफ नॉट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इफ और नॉट, दोनों चीज इसमें इंक्लूड होती है, इफ नॉट, यदि नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनलेस का यूज करेंगे। अनलेस, इफ का नहीं करेंगे, याद रखना। इफ का मतलब होता है केवल यदि। यदि तुम हार्ड वर्क करोगे तुम फेल हो जाओगे, ऐसा होता है क्या? मतलब कठिन परिश्रम करने के बाद कैसे फेल हो सकते हैं? तो लेकिन कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। अब देखिए अगला, अब अगला दिया है, डू एज डायरेक्टेड एनी फाइव। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वाज अ पीजेंट। तो देखिए यहां पर बोला गया लेंचो ने क्या करा? एक पत्र लिखा, किसे? गॉड को, भगवान को। लेंचो वाज अ पीजेंट, लेंचो क्या था? एक किसान था, कृषक था। हमें क्या करना है? कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। अब ये हु वर्ड का यूज करके हमें क्या करना है? एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ये जो सेंटेंस है ये क्लॉज का सेंटेंस है, और क्लॉज में भी कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज का सेंटेंस है। किसका है? एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें दो जो है रिलेटिव या एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज दोनों बोलते हैं। तो रिलेटिव कंजक्शन यूज होता है हु और व्हिच। ठीक है, अब आपको जब भी इनका यूज करने के लिए आएगा तो आप कैसे करोगे? देखिए हु का यूज हमेशा किसके लिए किया जाता है? किसी पर्सन के लिए, याद रखना। अगर पर्सन की बात की जानी है तो हम क्या करेंगे? हु का यूज करेंगे। और किसी थिंग्स की बात की जानी है, थिंग्स मतलब किसी वस्तु की बात की जाए तो व्हिच का यूज करेंगे। क्लियर? अब यूज कैसे करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट को लिखेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हु या व्हिच का यूज किया जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, देखिए, हाँ मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने क्या करा कि गॉड को एक पत्र लिखा। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? लेंचो। लेंचो एक पर्सन है, व्यक्ति है। तो आपको क्या करना है कि जो पर्सन रहेगा
या जो व्यक्ति रहेगा, जो भी नाउन रहेगा, उसको सबसे पहले रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेंचो सबसे पहले लिखोगे। अब इसके तुरंत बाद में आपको हु या विच का यूज करना है। तो हमें किसका यूज करने को कहा गया है, हु का, क्योंकि हु मतलब पर्सन है, पर्सन के लिए लेंचो पर्सन है, तो उसके लिए हु यूज करेंगे। तो हु आ जाएगा, तो हो जाएगा लेंचो जो। हु का मतलब यहाँ पर जो है, जो क्या है, हु वाज अ पीजेंट, जो कि एक क्या है, किसान है। तो क्या हो जाएगा, हु वाज अ पीजेंट, एक किसान है, ठीक है। अब आप इसको ऐसा अंडरलाइन कर लेना, जहां पर भी हु या विच लगाओगे अंडरलाइन कर लोगे। तो लेंचो हु वाज अ पीजेंट, लेंचो एक किसान है, उसने क्या किया, रोट अ लेटर टू गॉड। बार बार लेंचो नहीं लिखेंगे, याद रखना, एक ही बार सब्जेक्ट को लिखना है, तो डायरेक्ट रोट से लिखेंगे, रोट अ लेटर गॉड। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को किस तरीके से हु का यूज करना है या विच का यूज करना है। ये एडजेक्टिव क्लॉज होता है या रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, माय सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। माय सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरी जो सिस्टर है बहुत ज्यादा कैसी है, इंटेलिजेंट है, होशियार है। शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वो किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। यही का यही क्वेश्चन अभी 12th में भी पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है 12th में 10th से पूछे गए हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो और दैट। सो दैट का मतलब होता है इतना कि, तो आपको क्या करना है, माय सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, तो आप इसको बोल सकते हैं मेरी सिस्टर इतनी इंटेलिजेंट है कि शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कि वो किसी भी समस्या को हल कर सकती है। तो आपको क्या करना है, इनको यूज करना बहुत इजी होता है। जहां पर भी वेरी लिखा होता है उसकी प्लेस पे हम क्या करेंगे, सो का यूज करेंगे। ये जो इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, उसकी क्या विशेषता है कि होशियार है। तो इसके तुरंत बाद में क्या हो रहा है कि सेंटेंस यहाँ पर एंड हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है पहला सेंटेंस, तो वहां पर आपको क्या करना है, दैट का यूज करना है, दैट जोड़ देना है, और फिर दैट के तुरंत बाद में सेकंड सेंटेंस को जैसा का वैसा लिखेंगे। तो इसको हम बनाकर देख लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, माय सिस्टर सो, वेरी की प्लेस पे क्या करेंगे, सो को लगाएंगे। माय सिस्टर, वेरी की प्लेस पे लगाएंगे हम सो को, ठीक है। और क्या है, सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब यहां पर इंटेलिजेंट लगाने के बाद आपको क्या करना है कि दैट का यूज करना है। क्या करना है, पहला सेंटेंस खत्म हो रहा है तो दैट लगा देंगे और ऐसा आप अंडरलाइन कर दोगे। अब सेकंड स्टेप क्या है इसमें, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो ये तो आपको पूरा लिखना है, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो वो किसी भी समस्या को क्या कर सकती है, हल कर सकती है। वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतनी होशियार है कि किसी भी समस्या का हल कर सकती है। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ही नोज मी, वह मुझे जानता है ना, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। यहां पर बोला गया है चेंज द पैसिव वॉइस। अब आपको क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और इसके लिए जो है आपका वॉइस अच्छे से होना चाहिए। तो मैंने जो है वॉइस एक वीडियो बना है इसके ऊपर, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और मैंने कुछ स्टेप्स बताई है, उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो वॉइस को इजीली कवर कर पाओगे। तो देखिए क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले इनको मार्क कर दीजिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। हमने मार्क कर दिया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। अब आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को ला लेंगे सब्जेक्ट की प्लेस पे, और सब्जेक्ट को लेकर चले जाओगे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। किस तरीके से, देखिए ही नोज मी, तो ये हो जाएगा। देखिए अब ये मी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो उसको सब्जेक्ट की प्लेस में लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में चले जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, ठीक है। अब आपको ध्यान देना होता है दूसरी स्टेप पे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में। तो देखिए एस लगा है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट का है, तो आप क्या लगाओगे, आई के हिसाब से आता है एम, आई एम, ठीक है। अब वर्ब क्या है, नो है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना पड़ता है नोन। क्या हो जाएगा, आई एम नोन
अब याद रखिएगा, जब भी मी वर्ड आता है तो आपको जब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाते हो तो बाय वर्ड नहीं लगाते। वैसे पेसिव वॉइस बनाते समय हम यहाँ बाय लगाते हैं, पर यहाँ पर बाय नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू और हिम। अब हिम क्यों लगाया, क्योंकि ही जो है इस सब्जेक्ट की प्लेस पे सब्जेक्टिव केस में है, बट ये जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो इस तरीके से आई एम नोन टू हिम। क्लियर हो रहा है? तो वॉइस आपको क्लियर हो रहा होगा, और अगर आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्लीज आप जो है उस मेरे एक वीडियो को देख लीजिए वॉइस का, मैंने उसको बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आपको बोला गया है कि नॉइज द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल इन वर्क सम रीअरेंज दिस वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस। आपका एक सेंटेंस बना, तो कभी भी आपको याद रखना है, जब भी हम सेंटेंस को बनाते हैं तो ध्यान रखिए, इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है इसमें क्या होता है, इंग्लिश के सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है स्टार्ट में, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, मेन वर्ब होती है, ठीक है। अब यहाँ जो है आप मेन वर्ब के बाद में अगर कोई आपका एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है, इन चीजों को यूज कर सकते हो, या फिर लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो देखिए, नॉइज मतलब होता है शोर करना, यानी ये वर्ब है। द क्लासरूम ये भी हो सकता है, ठीक है, ये नाउन है क्योंकि स्थान दिखा रहा है। मेकिंग मतलब होता है बनाना, ये भी एक वर्ब है। गर्ल, अब गर्ल क्या है, गर्ल्स क्या है, ये नाउन है, ठीक है ना। तो और सम का मतलब होता है कुछ, तो हम ऐसा कह सकते हैं कुछ लड़कियां। क्लियर हो रहा है ना? तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट पर क्या आएगा, सम। गर्ल्स कहां आ जाएगा, सेकंड पॉइंट पर, तो हो जाएगा कुछ लड़कियां। पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, सम गर्ल्स, क्या है, सम गर्ल्स, ये तो दूसरे नंबर पर है। तुरंत बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर है, यानी पास्ट की फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा थर्ड वर, तो हो जाएगा सम गर्ल्स वर। अब यहां पर आ जाएगा मेकिंग, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेकिंग अ नॉइज, ये फिफ्थ आ जाएगा, और ये हो जाएगा सिक्स। तो सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज, कहां कर रहे हैं, इन, कहां कर रहे हैं, इन द क्लासरूम, ये हो जाएगा आपका एट। तो इस तरीके से इसको जो है बनाएंगे, आपको याद रखना है। तो ये तरीका होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर आपको प्रीपोजिशन और जो भी आपके एडजेक्टिव्स वगैरह आप लगा सकते हो, तो लास्ट आप जो है ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। तो यहां पर देखिए, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, तो हम 2005 से यहां पर जो है इस शहर में रह रहे हैं। लेकिन जब भी याद रखिए 2005 यानी समय की बात की जा रही है, और सिंस सबसे मेन चीज है, लास्ट एंडिंग ध्यान दीजिए। तो जब भी आपके पास सिंस या फॉर ऐसे वर्ड आते हैं और साथ में क्या आता है, टाइम आता है, ठीक है। तो देखो टाइम आया है 2005, तो सिंस और फॉर की बात की जाती है और साथ में टाइम आता है, तो समझ लीजिए कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब डिपेंड करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज बीन आता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन आता है, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव बीन आता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर देखिए, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है, आर लगा, तो आर की जगह हम क्या कर देंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन या हैज बीन होती है। तो सब्जेक्ट में बी है, इसके लिए यहां पर यूज क्या होगा, हैव बीन। क्लियर हो रहा है? तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। तो हम 2005 से जो है यहां पर इस शहर में रह रहे हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मैं हर दिन जो है एक्सरसाइज करता हूं, ठीक है। तो इसको हमें जो है आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें जो है इसको मेक इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक जो हम सेंटेंस बनाते हैं, तो आपको पता है इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे आप सब्जेक्ट के आगे डालो, तो क्या हो जाएगा, डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली। अब ध्यान रखिए,
जब भी हम इतना पूरा सेंटेंस लिखेंगे, कुछ नहीं करना था, बस हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लाना था सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट के पीछे। तो डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, और लास्ट में आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे, तभी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी। अब देखिए दूसरों में कमियां ढूंढना बहुत आसान है। टू फाइंड एरर्स इन अदर्स, एरर इन अदर्स इज इजी, दूसरों में कमियां ढूंढना बहुत ही सरल है। रीराइट द सेंटेंस बिगिन विथ इट। अब इट का यूज करके आपको बिगिन करना है। तो देखिए मैंने आपको एक सेंटेंस बनाना बताया है, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद भी क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो मान लीजिए इट क्या है, इट सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस है, याद रखिए, किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी इट का यूज करेंगे उसके तुरंत बाद में आपके हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, इसका मतलब इट के तुरंत बाद में क्या आएगा, इट इजी। देखिए ध्यान दीजिए, इट इज इजी, यह बहुत सरल है, क्या, इट इज इजी, यानी यह बहुत सरल है, क्या, इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। कुछ नहीं करना है, बस इट के बाद में यहां से सेंटेंस स्टार्ट करो और बाकी सब जैसे वैसा रहेंगे। क्या हो जाएगा, इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। क्लियर हो गया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, जहां इज है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, इसके तुरंत लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस। हो जाएगा इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। तो यह मतलब दूसरों में जो है कमियां ढूंढना बहुत सरल है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अपना ग्रामर सेक्शन पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो मैं आपको इससे भी समझा देता हूं। देखिए चूज द करेक्ट आंसर। व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पेसोस, यानी जो लेंचो है उसे केवल 70 पेसोस ही क्यों दिए गए या क्यों मिले, है ना। जो लेंचो है उसे केवल 70 पेसोस ही क्यों मिले, तो क्यों मिले थे, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो पोस्ट मास्टर थे, जो पोस्टमैन थे, वो जब पैसा कलेक्ट करते हैं तो उनके पास केवल 70 पेसोस ही जमा हो पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इट वाज गॉड्स मिस्टेक टू सेंड हिम ओनली 70 पेसोस, बिल्कुल गलत है। द पोस्टमास्टर स्टोल द रेस्ट ऑफ मनी, बचा हुआ पैसा पोस्टमास्टर ने चुरा लिया, ये भी सही है क्या, गलत है, ठीक है ना। द पोस्टमास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो जिस तरीके से उन्होंने जमा किया था तो वो कितना किया था, सिर्फ उन्होंने 70 पेसोस ही जमा हो पाया था। तो इसका आंसर जो है द पोस्टमास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोस। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट अ डायरी शी वाज, जब एन फ्रैंक ने डिसाइड किया कि मैं डायरी लिखना शुरू करूंगी, तो उस समय वह कितने साल की थी, है ना। शी वाज डैश स्कूल गर्ल, है ना, वो कितने साल की एक स्कूल गर्ल थी। तो कितने साल की थी, आपने चैप्टर पढ़ा है, 13 ईयर ओल्ड, मतलब वो 13 साल की लड़की थी, ठीक है। कितने साल की थी, 13 साल की। आपको पता होगा कि जो एन फ्रैंक था इसका जन्म 1929 में इसका जन्म हुआ था। 1942 में इसने डायरी लिखी थी, ठीक है, और लगभग 1945 में जो है इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो देखते हैं अगला, देखिए अगला क्वेश्चन थर्ड वाला देखते हैं। द प्रपोजल इज वन एक्ट प्ले अबाउट, जो द प्रपोजल एक एक्ट है यानी एक नाटक है, वो किस बारे में बात करता है, ठीक है। तो द प्रपोजल किस बारे में बात करता है, रशियन वेडिंग कल्चर या इंडियन वेडिंग कल्चर या फिर जापानीज वेडिंग कल्चर या चाइनीज वेडिंग कल्चर। तो आपने चैप्टर पढ़ा है, तो जो द प्रपोजल है वो जो है आपका रशियन वेडिंग कल्चर, यानी जो वहां का जो रशिया में जो किस तरीके से विवाह होते हैं, उसकी संस्कृति कैसी है, उसके बारे में वो बताता है। तो इसका क्या हो जाएगा, रशियन इंडियन कल्चर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 10 में इन साउथ अफ्रीका इज, तो 10 मई को साउथ अफ्रीका में क्या होता है, क्या होता है, अ विंटर डे, अ मानसून डे या अ समर डे या फिर एन ऑटम डे। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मई की बात करें तो हमारे देश में, भारत में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, गर्मी होती है बहुत ज्यादा, बट वही साउथ अफ्रीका में क्या होता है, विंटर होता है, सर्दी होती है। तो जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला, सॉरी लास्ट में, सेकंड लास्ट है। तो रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको यहां पर एक्सट्रैक्ट दिए हैं आपके क्वेश्चन से, आपकी बुक से आपको जो एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको आंसर करना है, ठीक है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ,
तो जो बेकर था यानी जो बेकरी वाला था वो क्या करता था कि जो भी बिल्स होते थे वो यूजली क्या करता था कि मंथ के एंड में कलेक्ट करता था, यानी जो पैसा होता था, जो भी लोगों के ऊपर पैसा है उनको महीने के आखिरी में जो है वो सबसे जमा करता था। मंथली अकाउंट्स तो देखिए क्या दिया है, मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्ड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो मंथली का जो रिकॉर्ड हुआ करता था, तो जो बेकर हुआ करता था वो क्या करता था कि उसे एक दीवार पर पेंसिल से लिखा करता था, है ना। बेकर का मतलब होता है बेकरी वाला, जो भी ब्रेड वगैरह जो बेचते हैं, ठीक है ना। तो जो भी मंथली का जो रिकॉर्ड होता था कि किसे कितनी ब्रेड दी है, उन पर कितना पैसा है, तो वो एक पेंसिल से दीवार पर राइट करता था, ठीक है। बेकिंग वाज इंडेड अ प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने दिनों में जो बेकिंग यानी जो बेकरी का जो काम होता था वो बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट वाला प्रोफेशन हुआ करता था, ठीक है ना, यानी उससे अच्छी खासी कमाई हुआ करती थी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, यानी जो बेकर और उसकी जो फैमिली है वो कभी भी भूखी नहीं रहती थी, मतलब कि हमेशा मतलब संपन्न रहते थे, ठीक है। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड प्रॉस्पेरियस, यानी वह और उसकी जो फैमिली थी और उसका एक नौकर था वो हमेशा कैसे रहते थे, प्रॉस्पेरियस। प्रॉस्पेरियस का मतलब होता है हमेशा खुश रहना, यानी उनके पास पैसा रहता था, कोई दुखी नहीं है, ठीक है ना। देयर प्लम्प फाइसिक वाज ओपन टेस्टमनी टू दिस, ठीक है ना। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वहां का जो एक साथ जो वहां की जो पब्लिक, जो गांव के जो लोग थे उनका एक साथ आना ही जो वहां के क्या था, उदाहरण था, ठीक है। तो अब जो है इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, तो मंथली का जो रिकॉर्ड हुआ करता था वो कहां रिकॉर्ड करता था, तो हमने आपको बताया था दीवार पर जो है वो पेंसिल से लिखा करता था। यहां पर जाएगा सम वॉल इन पेंसिल, इसका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मींस प्लीजेंट फैट बॉडी। प्लीजेंट फैट बॉडी का मतलब होता है कि जो प्लीजेंट का मतलब होता है खुश, है ना, और फैट बॉडी का मतलब होता है हेल्दी बॉडी। तो कुल मिला के यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, प्लम्प की बात की जाए। प्लम्प मतलब वहां के जो लोग थे अच्छे मोटेदार से थे, क्योंकि अच्छा खाएंगे तो अच्छे मोटे होंगे ही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व बिकॉज, जो बेकर उसकी जो फैमिली थी वो कभी भूखी नहीं सोती थी, क्यों, उसका कारण है क्योंकि देखिए दे वर डूइंग सम अदर बिजनेस आल्सो, नहीं बिल्कुल नहीं, बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, क्योंकि बेकिंग जो था, जो बेकरी का जो धंधा था या जो बिजनेस था वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहां पर देखिए आपको ये पोएम से दिया गया एक्सट्रैक्ट है, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, है ना। ऑर्फन मतलब क्या होता है कि जो अकेला हो, यानी अनाथ कह सकते हैं हम जिसे, है ना। तो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, तो मैं क्या हूं, अनाथ हूं और मैं जो है स्ट्रीट या गलियों में क्या करता हूं, भटकते रहता हूं, ठीक है। अब पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माय हर्स्ट बेयर फीट, तो बेयर का मतलब क्या होता है, शांत, है ना, या नग्न। तो मेरे जो शांत या नग्न पैर है, क्योंकि बिना चप्पल के हैं, तो मेरे जो शांत या नग्न पैर है, जो पैटर्न सॉफ्ट डस्ट है, यानी जो रास्ते पर जो डस्ट है या जो धूल है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रोंद रहा हूँ, यानी मेरे जो पैर है उससे मैं उसे रोंदते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि बिना चप्पल के है उसको रोंदते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। द साइलेंस इज गोल्डन, यानी जो साइलेंस है, जो शांति है वो कैसी है, गोल्डन है, ठीक, जो शांति है वो कैसी है, सुनहरी है ना। और द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो कैसी है, मधुर है, मीठी है, यानी जो शांति है बहुत अच्छी है ना। और मेरा जो जीवन है बहुत शांत है, बहुत खुश है, और ये जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, ये बिल्कुल मीठी है, मधुर है, यानी मन को अच्छा लगती है, ठीक है ना। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रॉम व्हिच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज दीज एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। तो ये जो पोएम है वो किस पोएम से ली गई, मतलब इस ये जो लाइनें हैं ये किस पोएम से ली गई है, तो आपको पता है ये एमेंडा जो है आपकी एमेंडा पोएम से ली गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड
ऑर्फन का मीन्स क्या होता है? तो हमने आपको बताया था जिनके पेरेंट्स नहीं रहते हैं और अनाथ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अ चाइल्ड हैविंग नो फ्रेंड्स, जिसके कोई दोस्त ना हो। अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, बिल्कुल सही है, जिसके कोई भी माता पिता, मतलब जिसके माता पिता ना हो, जो अनाथ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्फन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट? तो लड़की जो है वो सही में, मतलब वास्तव में क्या चाहती है? क्या चाहती है? शी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, शी वांट्स टू बी एन ऑर्फन, शी वांट्स टू रिमेन बेयरफीट, यस शी वांट्स टू वॉक ऑन डस्ट। देखिए वो एक्चुअली क्या चाहती है? फ्रीडम एंड साइलेंस। क्या चाहती है? फ्रीडम एंड साइलेंस। तो यहाँ पर जो है हमारा पूरा ग्रामर सेशन जो है या सेक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 से जो है आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुए थे। स्टार्ट में जो है यहाँ पर 30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर थे, जो जिसमें से आपको जो है 6 क्वेश्चन ही करना है, जो 2 मार्क्स के हैं। तो चाहो तो आप क्वेश्चंस को देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसको भी, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनमें से भी कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने आज 2024 का जो है क्लास 10th का जो है एनुअल एग्जाम का हमने पेपर अच्छे से कवर किया, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है, अच्छे से मेहनत कीजिए और कूल माइंड से, काम माइंड से जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच।